हैं आप सभी को बेहद नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप सभी को बेहद प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है सारे साथी शानदार जबरदस्त जिंदाबाद हो गए। मेरे सारे के सारे भाई मेरे जल्दी से आ जाएं। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं? सभी को बेहद प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का, सभी को राम राम। कैसे हो? ठीक है साथियों, कैसे हैं आप सभी? सुनील कुमार, रुखसर खान। तो बच्चे इमरजेंसी कल से हमने स्टार्ट किया था। इमरजेंसी मैंने बताया था, आपातकाल मैंने आपको बताया था कि संघात्मक संविधान का एकात्मक में बदल जाना। जो केंद्र और राज्य हैं उन्हें संघात्मक को तोड़ करके, राज्यों को खत्म करके, राज्यों की सारी पावर किस में आ जाना? केंद्र में आ जाना। इसी को आप कहते हो आपातकाल। ठीक। कल मैंने थोड़ी सी आपसे बातें भी की थी कि आपातकालीन प्रावधान या प्रशासन या विवरण कहां से लिया है मेरे बच्चे? भारत शासन अधिनियम। ठीक। जर्मनी से हमने क्या लिया है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन लिया है। लेकिन फिर भी अगर आ जाए आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए हैं, तो आप जर्मनी ही लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, देश पूछे तो। ठीक है। लेकिन देश नहीं लिखा है, पूछे कहां से लिए हैं, तो भारत शासन अधिनियम से लिए हैं 1935 से। ठीक है। फिर हमने कहा था कि भाई आपातकाल शब्द पूरे संविधान में है ही नहीं, आपात शब्द दिया हुआ है, आपात। ठीक है। आर्टिकल 352 आपात की उद्घोषणा है, 356 संवैधानिक तंत्र की विफलता है, और 360 जो है ये वित्तीय आपात की कंडीशनें बताता है। ठीक है। फिर हमने आपात की उद्घोषणा को शुरू किया था। आर्टिकल 352 को मैंने कहा था कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है। किसकी सिफारिश पर करेगा? तो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर, कैबिनेट की रिटन रिकमेंडेशन पर की जाएगी। किसकी रिटन रिकमेंडेशन होगी? कैबिनेट की रिटन रिकमेंडेशन होगी, याद रखना। ठीक है। लिखित सिफारिश होगी किसकी? लिखित सिफारिश होगी मेरे साथियों किसकी? कैबिनेट की, मंत्रिमंडल की। इतनी बातों में कोई दिक्कत? ठीक है। इतनी बातों में कोई दिक्कत मेरे साथी नहीं है ना? किसी भाई को नहीं है ना? ठीक है। मंत्रिमंडल शब्द जो है ये मूल संविधान में नहीं था। पहले केवल प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कह के आपातकाल लगवा लिया करते थे। लेकिन मेरे साथियों बाद में इसमें बदलाव किया, क्योंकि इसका कोई भी मिसयूज कर सकता था। तो मुरारजी देसाई ने जो 44वां संविधान संशोधन किया था, उससे लिखवा दिया कि मंत्रिमंडल जो डिपार्टमेंट्स के मालिक हैं उन लोगों की लिखित सिफारिश आएगी, तब जाकर के ये काम होगा। ठीक है। तब जाकर के मेरे साथी ये काम होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक। तब जाकर के लगेगा आपात की उद्घोषणा, राष्ट्रपति लगाएंगे। कोई दिक्कत समस्या किसी भाई को नहीं है ना? चलिए आगे बढ़े। कल मैंने आपको बताया था कि आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करेंगे देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा के लिए। लेकिन कब कब होगी? ऐसा क्या हो जाए? तो मैंने आपको ये बात बताई थी, उसी बात को मैं दोबारा लिख रहा हूं कि राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा को कब किया जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा को मेरे बच्चे कब किया जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा यह घोषणा, यह घोषणा कब होगी मेरे साथी? राष्ट्रपति द्वारा यह घोषणा कब होगी? ठीक है ना? तो मैंने आपको बताया था इसकी तीन कंडीशनें हैं। कितनी कंडीशनें हैं? तीन कंडीशनें हैं इसकी। तीन कंडीशन है। कौन कौन सी हैं? या तो हो जाए बच्चे युद्ध, वॉर, वॉर हो जाए, वॉर हो जाए, या मेरे साथी क्या हो जाए? या मेरे साथी हो जाए बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह। ठीक है ना? बाह्य आक्रमण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन। या मेरे बच्चे क्या हो जाए? या हो जाए सर सशस्त्र विद्रोह। यहीं तक बताया था, एक बार से थम्स अप जरूर कर देना मेरे साथियों। यहीं तक बताया था मैंने। क्या मैंने आपको कल यहीं तक बताया था? सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रेबेलियन बोलते हैं इसको, आर्म्ड रेबेलियन। क्या मैंने आपको कल यहीं तक बताया था? क्या मैंने आपको कल यहीं तक बताया था? एक बार से बोले। ठीक है। क्या मैंने यहीं तक बताया था? एक बार से थम्स अप जरूर कर देना मेरे साथी, सारे साथी।
युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। अब बच्चे एक चीज याद रखना, एक बात मैं आपको बेहतरीन वाली बताना चाहता हूं। अगर अगर ये आपात की उद्घोषणा इन दो आधारों पर होती है, अगर ये आपात की उद्घोषणा इन दो आधारों पर होती है, तो मेरे बच्चे इसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं बाह्य आपातकाल। कभी भी आपसे पूछे कि बाह्य आपातकाल, बाह्य आपातकाल, बाह्य आपातकाल एक्सटर्नल इमरजेंसी किस बेस पर लगाई जाती है? एक्सटर्नल इमरजेंसी किस बेस पर लगाई जाती है? एक्सटर्नल इमरजेंसी किस बेस पर लगाई जाती है? मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए और ऑप्शन हो ये तीनों, ऑप्शन हो ये तीनों, आपने लगा दिया कि ऑल ऑफ दीज, तो बच्चे गलत हो जाएगा। बाह्य आपातकाल या तो युद्ध के आधार पर लगता है कि इंडिया की किसी से लड़ाई हो गई तो बाहर वाले देश से ही तो होगी, विदेश से ही तो लड़ाई होगी। अगर इंडिया का किसी से झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, तो पाकिस्तान, चाइना किसी से तो होगी, दूसरे देश से, तो बाह्य आपातकाल। जब कोई बाह्य आक्रमण करे तो बाहर का व्यक्ति ही तो आक्रमण करेगा, विदेशी देश ही तो हम पे आक्रमण करेगा, कोई फॉरेन कंट्री ही तो हम पे आक्रमण करेगा। जी सर बिल्कुल। तो दोनों कंडीशनें बाहर वाले देशों से संबंधित हैं। दोनों कंडीशनें तब होंगी जब कोई बाहर का देश या तो हम पे युद्ध हो जाए या हम पे अटैक करने आ जाए, ठीक है ना। तो बच्चे इन दोनों कंडीशनों में जब आपात की उद्घोषणा होती है राष्ट्रपति द्वारा, तो इसे कहते हैं बाह्य आपातकाल। और जब सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है, तो इसे कहते हैं आंतरिक आपातकाल। आंतरिक आपातकाल, आंतरिक आपातकाल। तब इसे क्या कहते हैं मेरे साथी? आंतरिक आपातकाल कहते हैं। आंतरिक आपातकाल, इंटरनल इमरजेंसी, इंटरनल इमरजेंसी, इंटरनल इमरजेंसी क्या कहते हैं मेरे बच्चे? इंटरनल इमरजेंसी इसको बोला जाता है। इंटरनल इमरजेंसी क्यों बोला जाता है? सशस्त्र विद्रोह, शस्त्रों के साथ विद्रोह, जब 10, 20, 50 हजार लोग सरकार के विरुद्ध में या किसी भी राज्य में इकट्ठे हो जाएं और हथियार हो उनके हाथ में, लाठी हो, डंडा हो, बंदूकें भी आ जाएं, तो बच्चे ये भारत के अंदर का ही तो मैटर है, ये भारत के अंदर का ही तो मैटर है, ये भारत के अंदर का मैटर है, यानी आंतरिक आपातकाल। भारत के अंदर का मैटर है यानी आंतरिक आपातकाल। ये दोनों कंडीशनें बाहर के दूसरे देशों से हो रही हैं, बाहर के दूसरे देशों की वजह से हो रही है। कोई हमसे लड़ने आ गया, बाह्य आक्रमण, किसी ने भयंकर युद्ध छेड़ दिया हमसे, युद्ध हो गया, तो बाहर के देशों से हो रही है, तो बाह्य आपातकाल, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन भारत के अंदर ही होगी, शस्त्रों के साथ विद्रोह भारतीय जनता ही करेगी, तो बच्चे इसे क्या कहते हैं? आंतरिक आपातकाल। इतनी बातों में कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे बच्चे एक बात यहां पर खास लिखना, ये जो शब्द है, ये जो शब्द है, ये मूल संविधान में नहीं था, मूल संविधान में ये शब्द नहीं था, मूल संविधान में ये शब्द, मूल संविधान में ये शब्द नहीं था, मूल संविधान में ये शब्द नहीं था, ठीक है। इसे 44वें संविधान संशोधन, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, ठीक है, आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर जोड़ा गया। यानी इसकी जगह पर कुछ और लिखा हुआ था, आंतरिक अशांति बोले तो इंटरनल डिस्टरबेंस, आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टरबेंस। बेटा 44वां संविधान संशोधन इमरजेंसी को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इमरजेंसी आपातकाल को लेकर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखते हो बहुत सारे बदलाव इसी से हुए हैं। आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर, शब्द के स्थान पर, शब्द के स्थान पर जोड़ा गया, शब्द के स्थान पर जोड़ा गया, ठीक है मेरे भाई। किस शब्द के स्थान पर जोड़ा गया? आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर इसको जोड़ा है। सशस्त्र विद्रोह इसे कहते हैं, याद रखना, ठीक। मूल संविधान में नहीं था, बाद में जोड़ा है। सर अभी बाह्य आपातकाल लग सकता है क्या? बच्चे लग सकता है लगाने को, लेकिन पाकिस्तान टुच्चा मुच्चा देश है, ऐसी फायरिंग तो बॉर्डर पे आए दिन होती रहती है, जरूरत ही नहीं है। पूरा देश मस्त तो चल रहा है, मस्त तो चल रहा है, क्यों लगाने की जरूरत है? ठीक। अमित कुमार कह रहे हैं सर आपने तो कहा था संविधान में आपातकाल शब्द नहीं है, और आप खुद लिख रहे हैं ओनली आपात बताना था। मेरे बच्चे भैया वही बात हो गई कि सर आपने कहा यूपी प्रांत होता है, यूपी को राज्य बार बार क्यों लिख रहे हैं? अरे मेरे बाबू लालों, ये मेरे भाइयों, ये आपकी टोन में अब यही शब्द आ चुका है आपातकाल।
लेकिन संविधान के अंदर आपात उद्घोषणा है। आपात शब्द लिखा हुआ है, पूरा नहीं लिखा हुआ, लेकिन मतलब वही है, इमरजेंसी आपातकाल मतलब वही है, बस लिखा नहीं है। जैसे बजट होता है, बजट संविधान में लिखा हुआ नहीं होता, वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा हुआ होता है, वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन बार बार हमारी शब्दावली में क्या ही आता है, बजट ही तो आता है, बजट ही तो आता है। तो शब्दावली, आजकल हमारी जो शब्दावली है उसमें ये शब्द अब चलन में आ चुका है, लेकिन संविधान के अंदर प्रॉपर ये नहीं लिखा है। ठीक, तो मेरे साथियों ये बात आप याद रखना। आंतरिक अशांति क्यों हटाया? क्योंकि बच्चे कैसी अशांति, कैसी आंतरिक अशांति होनी चाहिए ये डिफाइन नहीं कर पा रहा है, ये व्याख्या नहीं कर पा रहा है कि किस प्रकार की अशांति देश के अंदर होनी चाहिए, किस प्रकार की डिस्टरबेंस देश के अंदर होना चाहिए जिसे हम आंतरिक अशांति मान लें। लेकिन सशस्त्र विद्रोह क्लियर बता रहा है कि जब लोग शस्त्रों के साथ विद्रोह करें, शस्त्रों के साथ, हथियारों के साथ विद्रोह पे उतर आए, तो ये होता है सशस्त्र विद्रोह। आंतरिक अशांति शब्द का मिसयूज हो सकता है, जो कि इंदिरा गांधी ने किया भी था। इंदिरा गांधी पर हाई कोर्ट ने, जब राजनारायण से वो चुनाव में बेईमानी से जीती, हाई कोर्ट ने उनकी सदस्यता रद्द की और कहा कि 6 साल के लिए आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। तब भैया उनके मन में अशांति आ गई, बाकी देश मस्त था और इमरजेंसी उन्होंने ठोक दी। समझे? तो इसका मिसयूज हो सकता है, इसलिए हटाया। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है तो जल्दी से बताएं। इतनी बातें क्लियर हैं तो जल्दी से बोलें। ठीक है, चले आगे। चलिए, अब बच्चे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं बेहद खास। मैंने कहा ना, संविधान संशोधनों की ये लड़ाई है और संविधान संशोधनों के कुछ पॉइंट यहां पर बेहतरीन आपको मिलते हैं। जैसे एक और पॉइंट मिला, जो ये आर्टिकल 352 है, जो ये आपात की उद्घोषणा है। तो बच्चे आपातकाल की जो घोषणा, आपात की उद्घोषणा यानी राष्ट्रीय आपातकाल, आपात की उद्घोषणा बोले तो राष्ट्रीय आपातकाल, प्रोक्लेमिनेशन ऑफ इमरजेंसी, जिसे आप नेशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं, जिसे आप नेशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, युद्ध, युद्ध, बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण, कौमा सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह के होने पर ही नहीं, सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह के होने पर ही नहीं, के होने पर ही नहीं, होने पर ही नहीं, बल्कि बल्कि ऐसा, बल्कि ऐसा, बल्कि ऐसा संदेह होने पर, ऐसा होने के, ऐसा होने की आशंका होने पर, ऐसे लिखें, ऐसा होने की आशंका, आशंका का मतलब संदेह, ऐसा होने की आशंका, आशंका या संदेह होने पर, या संदेह होने पर, संदेह होने पर, होने पर भी लगाया जा सकता है, होने पर भी की जा सकती है, होने पर भी की जा सकती है। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है मेरे बच्चे। ये जो आर्टिकल 352 है, जिसमें आप राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि आपात की उद्घोषणा देख रहे हैं, जो युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने पर होती है, सशस्त्र विद्रोह होने पर होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऐसा होगा आप तभी लगा सकते हैं, ऐसा हो जाए तभी लगेगा। अगर ऐसा होने की आशंका भी है, ऐसा होने की आशंका भी है मेरे बच्चे कि भाई चाइना अपने बॉर्डरों पे हवाई जहाज की प्रैक्टिस कर रहा है, एयरक्राफ्ट पे एयरक्राफ्ट बढ़ा रहा है, सेना बढ़ा रहा है, यानी हमें आशंका है कि चाइना युद्ध में आना चाह रहा है, चाइना हमसे युद्ध लड़ना चाह रहा है, तो हम उस जगह पर आपातकाल लगा सकते हैं, राष्ट्रीय वाला यानी आपात की उद्घोषणा आर्टिकल 352 लगा सकते हैं। याद रखना, क्वेश्चन आ जाएगा स्टेटमेंट में, क्या आपात की उद्घोषणा, आपात की उद्घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की
होने की आशंका के आधार पर भी लग सकती है, कि होने के संदेह के आधार पर भी लग सकती है, हुआ नहीं है केवल संदेह हो रहा है कि हो सकता है, क्या इस आधार पर भी लग सकती है? जी हां लग सकती है, जी हां लग सकती है। और ये पॉइंट याद रखना, ये पॉइंट याद रखना मेरे बच्चे, एक संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, 38वें संविधान संशोधन, 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 से जोड़ा, 1975 से जोड़ा। ये जो पॉइंट है ये मूल संविधान में नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया है कि संदेह मात्र से ही आप आपात की उद्घोषणा कर सकते हो। उमेश साहू कह रहे हैं 352 पूरे देश के लिए और 356 राज्य के लिए है क्या? बहुत बढ़िया, ताली बजा दो इस बच्चे के लिए। जब मैं पढ़ा रहा था तुझे एकात्मक शासन व्यवस्था, तब आपात का थोड़ा जिक्र किया था मैंने, और उसमें मैंने कहा था, और मैंने ये भी आपको बताया था, आर्टिकल जब 249 बता रहा था, आर्टिकल जब 352 का जिक्र किया था, केंद्र राज्य संबंधों में उन कंडीशनों में जब संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। मैंने कहा था अगर आर्टिकल 352 लागू हो गया, आपात की उद्घोषणा लागू हो गई, तो मेरे बच्चे संसद पूरे भारत की राज्य सूची पर कानून बना सकती है। अगर आर्टिकल 352 मणिपुर में लागू हुआ है, तमिलनाडु और यूपी सोचे हम तो मस्त हैं, मणिपुर में लागू होगा तो मणिपुर के लिए ही बनेगा, ऐसा नहीं है, पूरे भारत की राज्य सूची के लिए कानून बना पाएगी, भले ही आर्टिकल 352 किसी एक राज्य में लागू हो। ये बात मैंने वहां बोली थी, लेकिन तू हर क्लास में सोता है मेरी, और आज भी तूने यही पूछा कि 352 पूरे देश के लिए, 356 पूरे एक राज्य के लिए है क्या? तो तू भाई सोता है। 352 जबकि मैंने वहां भी जिक्र किया था कि पूरे भारत और उसके साथ साथ किसी एक राज्य पर भी लग सकता है, पूरे भारत और किसी एक राज्य पर भी लग सकता है आर्टिकल 352। लेकिन नींद से जगने का तुझे शौक नहीं है मेरे भाई, नींद से तू जगना ही नहीं चाहता, नींद से तू जगना ही नहीं चाहता, ठीक है, नींद से तू जगना ही नहीं चाहता। चल तेरे इस पॉइंट को मैंने वहां बताया भी था, लेकिन मैंने कहा था कंप्लीट आप पढ़ोगे, जब इमरजेंसी पढ़ाऊंगा तो यहां पर ये मेंशन भी है, लिख लेना इस बात को। 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। कुछ बच्चे इस क्लास में, क्या हर क्लास में ऐसे होते हैं जिनका मोटिव पढ़ना होता ही नहीं है, जिनका मोटिव है बस बेमतलब की बकैती करना, बेमतलब की बातें करना, ठीक है ना, क्योंकि उनका मोटिव पढ़ना होता ही नहीं है। वो चाहते हैं कि बस हम हाईलाइट रहे, हमारा नाम बार बार बोलता रहे और हम हाईलाइट रहे कि बाकी बच्चे जानते रहे कोई बच्चा था इस नाम का, ठीक है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 क्या कहता है भाई कि आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 यानी कि आपात की उद्घोषणा, आपात की उद्घोषणा, प्रोक्लेमिनेशन ऑफ इमरजेंसी, प्रोक्लेमिनेशन ऑफ इमरजेंसी, प्रोक्लेमिनेशन ऑफ इमरजेंसी, जिसे आप राष्ट्रीय आपातकाल भी बोलते हो, को संपूर्ण भारत, संपूर्ण भारत, संपूर्ण भारत या उसके किसी एक राज्य क्षेत्र के लिए, या उसके किसी एक राज्य पर भी, उसके किसी एक राज्य पर भी, किसी राज्य क्षेत्र पर, उसके किसी राज्य क्षेत्र पर भी लागू किया जा सकता है, भी लागू किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है, ठीक है। जबकि ये बात मैंने पहले बोली थी, लेकिन बोली हुई बातें ध्यान कहाँ रहती हैं, क्योंकि ध्यान तो कहीं और है, ध्यान तो कहीं और है, ठीक है, ध्यान तो कहीं और है। तो भाई आर्टिकल 352 जो आपात की उद्घोषणा है, जिसे आप राष्ट्रीय आपातकाल भी कहते हैं, ये पूरे भारत पर भी लग सकता है और उसके किसी राज्य क्षेत्र पर भी लग सकता है। जैसे मान लो पाकिस्तान से युद्ध हो जाए, भयंकर युद्ध हो जाए, काटम काट मच जाए, तो भैया काटम काट बॉर्डर वाले क्षेत्रों पर मच रही है। अब बॉर्डर लग रहा है, राजस्थान से बॉर्डर लग रहा है, गुजरात से बॉर्डर लग रहा है, आपका मान लो पंजाब से बॉर्डर लग रहा है, जम्मू कश्मीर से, लद्दाख से, तो मेरे साथियों इन क्षेत्रों में लगा दिया राष्ट्रीय आपातकाल, बाकी भारत मस्त है। यूपी, राजस्थान, यूपी हुआ, तमिलनाडु हुआ, कर्नाटक, तेलंगाना, साउथ इंडिया के राज्य जो हैं ये मस्त हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले वो भी मस्त हैं, तो उनमें क्यों लगाएं, उनमें क्यों लगाएं? जो पाकिस्तान के बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं वहां लड़ाइयां हो रही हैं, भयंकर मिसाइलें छूट रही हैं, दे दनादन इधर से उधर से, तो उन राज्यों में लगा दी, बाकियों में नहीं लगाया। तो ये बात कब से आई थी? 42वें संविधान संशोधन से आई थी, याद रखना, 42वें से। तो ये मत समझ लेना कि राष्ट्रीय आपातकाल कोई भ्रांति में रख दे कि पूरे भारत पे ही लगता है, राज्य आपातकाल आर्टिकल 356 राज्य में लगता है। भैया वो राज्य के लिए होगा
356, लेकिन ये पूरे भारत के अलावा किसी एक राज्य पर भी लग सकता है, किसी एक राज्य पर। बस आधार वही होंगे, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। शरीफ कह रहा है आपातकाल कैसे लगाते हैं। वाह वाह, हे हरिराम श्री कृष्ण जगन्नाथम। भगवान, सही कहा, इस युग का नाम कलयुग है। कल की क्लास में बेटा नींद में थे, सो रहे थे, जग रहे थे, हैं कि बगल में ये क्लास वाला मोबाइल चला करके सामने टीवी चला रखी थी, उसमें कोई फिल्म चल रही थी बढ़िया, है, और कोई हीरोइन डांस कर रही थी और गाना बज रहा था, गाना बज रहा था कि आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। तो आंखों से आप इधर जरूर देख रहे थे, लेकिन मजा उधर ले रहे थे, मजा उधर ले रहे थे। कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना थे आप कल, कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना, क्योंकि कल सारी कहानी रची गई थी कि प्रधानमंत्री के अकेले कहने पर राष्ट्रपति थोक देते थे, कह दिया कि लगा दो आपातकाल, लगा दिया। बाद में कहा कि नहीं, 44वां संविधान संशोधन से एक पॉइंट जोड़ा, अकेले प्रधानमंत्री के कहने पर नहीं लगेगा जब तक पूरा मंत्रिमंडल लिखित में सिफारिश ना दे, लिखित में सिफारिश ना दे। तब आप सो रहे थे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना हो जाता है। ठीक, अट्रैक्शन है भैया, अट्रैक्शन, हार्मोन सबके अंदर है। ठीक, बायोलॉजी कहाँ ले जाओगे, सत्यता है बायोलॉजी, विज्ञान कभी झुटलाता थोड़ी है। ठीक है, अब मेरे साथियों एक पॉइंट बड़ा ही बेहतरीन आया, ये 38वें संविधान संशोधन से आया है, और इसमें 38वें और 44 में आपस में इन दोनों ने विवाद किया, टकराव किया। कैसे विवाद, कैसे टकराव हुआ, तो ये मैं आपको बताता हूं, आइएगा। 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975, 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 38वां संविधान संशोधन 1975, 1975 की कहानी है। और इसमें क्या बात आई थी मेरे बच्चे, इसमें क्या बात आई थी कि मैंने कहा ना, ये वो दौर था जब इंदिरा गांधी सरकार और सुप्रीम कोर्ट आपस में लड़ रहे थे, आपस में लड़ रहे थे। और हमारा संविधान भी कुछ इसी तरीके का है कि संसद कोई भी कानून बना भी सकती है, और अगर कानून गलत लगता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द भी कर सकता है, रद्द भी, उसका जुडिशियल रिव्यू करेगा, न्यायिक पुनरीक्षण करेगा। आप जानते हो न्यायिक पुनरीक्षण का मतलब होता है जुडिशियल रिव्यू। अगर कोई भी कानून संसद बनाती है वो जनता पर लागू होता है, जनता को अगर वो अच्छा नहीं लगता, जनता कोर्ट में जाती है और कोर्ट उस कानून का रिव्यू करते हैं। कोर्ट उस कानून का क्या करते हैं, कोई बात नहीं बच्चे, कोर्ट उस कानून का क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं, उसे जांचते हैं, इसका उद्देश्य कोई खराब तो नहीं है, इसके बनने की प्रक्रिया गलत तो नहीं है। अगर कुछ भी गलत मिलता है तो उसे रद्द कर दिया जाता है, अगर कुछ भी गलत मिलता है तो उस कानून को रद्द कर दिया जाता है। ठीक, तो संसद के बनाए कानून को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो भी बात कही है संसद उसे गलत करने के लिए फिर कानून बना सकती है। तो इंदिरा गांधी जो थी इस समय लड़ाई कर रही थी सुप्रीम कोर्ट से, आपस में तलवारें चल रही थी, ये समझ लो, तलवारें। और इंदिरा गांधी ने इस अमेंडमेंट को लिख करके क्या लिखवा दिया, इस अमेंडमेंट में एक बात लिखवा दी कि जो आपका आपातकाल है, जो आपकी इमरजेंसी है, वो उसकी घोषणा न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखी गई। ठीक है, यानी आपातकाल की घोषणा को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक, क्या कहा गया, आपातकाल की घोषणा, आपातकाल की घोषणा आपातकाल की घोषणा, ये जो आर्टिकल 352 है, आर्टिकल 352 को न्यायिक समीक्षा से, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा का मतलब होता है जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू। इसी न्यायिक समीक्षा को क्या भी कहते हो आप, इसी को न्यायिक पुनर्विलोकन भी कहते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन भी कहते हैं, याद रखना। क्या भी कहते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन भी इसको बोला जाता है। क्या भी बोलते हैं बच्चे, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन भी इसको बोला जाता है, न्यायिक पुनर्विलोकन भी इसको बोला जाता है। ठीक है मेरे भाई, न्यायिक पुनर्विलोकन इंग्लिश में कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा गया, से बाहर रखा गया। 38वें संविधान संशोधन से इंदिरा गांधी ने साफ कह दिया कि जो आर्टिकल 352 की जो घोषणा होगी इसे न्यायपालिका टच भी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, ये उसके रिव्यू सिस्टम से बाहर है, संविधान में लिख दिया उसने। लेकिन मेरे साथियों
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ अर्थात आपातकाल की घोषणा को आपातकाल की घोषणा को आपातकाल की घोषणा को आपातकाल की घोषणा को न्यायपालिका द्वारा या घोषणा को न्यायपालिका में न्यायालय में कोर्ट्स में चुनौती नहीं दी जा सकती। कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। चुनौती नहीं दी जा सकती यानी कि अगर ये आपातकाल लागू करती है, ठीक है, चुनौती नहीं दी जा सकती। चुनौती नहीं दी जा सकती। मान लो कि भैया इमरजेंसी लगा दी और पब्लिक परेशान हो रही है। पब्लिक ने कहा, कोर्ट में गुहार लगाई कि सर देश मस्त तो चल रहा था, क्यों लगा दिए इमरजेंसी, क्यों लगा दिए? तो भैया न्यायपालिका ने जांच किया, जुडिशियल रिव्यू किया और पाया कि बेमतलब में लगाइए, बेमतलब में, तो उसे न्यायपालिका तत्काल में रद्द कर देगी। कोई इमरजेंसी पे इमरजेंसी नहीं है, सब मस्त चल रहा है। ठीक, तो इंदिरा गांधी ने लिखवाई दिया कि कोई व्यक्ति कोर्ट में जा ही नहीं पाएगा कि भैया इमरजेंसी क्यों लगाई है। न्यायपालिका में इसे चुनौती नहीं दे सकते, संविधान में ही लिखवा दिया। ठीक है, शरीफ जी कह रहे हैं जैसे लॉकडाउन लगा था। मेरे बच्चे, लॉकडाउन अलग चीज थी। लॉकडाउन ऐसा था, केवल आपके स्वतंत्रता के अधिकार छीने गए थे, बाकी सब थे आपके पास। आपको कहीं आने जाने से रोका जा रहा था, आपको 4 जनों को एक जगह इकट्ठे होने से रोका जा रहा था। लेकिन इमरजेंसी में सारे फंडामेंटल राइट खत्म हो जाते हैं। पढ़ोगे आगे, केवल 20-21 बचेंगे, आगे आप देखेंगे, परेशान ना हो। ठीक है, तो 38वें से तो ये बात आ गई। लेकिन मेरे बच्चे, लेकिन मैंने कहा ना, इमरजेंसी को लेकर के 44 बड़ा फेवरेट है, 44। और 44 में मोरारजी देसाई ने सारी कसर निकाली है कि कोई इमरजेंसी का मिसयूज ना करे। तो भैया मोरारजी देसाई ने क्लियर लिखवा दिया। क्या लिखवा दिया सर? मोरारजी देसाई ने तो क्लियर लिखवा दिया कि जी नहीं, इसका ठीक उल्टा बोल दिया मोरारजी देसाई ने। और संविधान में 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह बात लिख दी। क्या लिख दी? कि भैया जो आपातकाल की घोषणा होगी, आपातकाल की घोषणा यानी कि आर्टिकल 352 की न्यायिक समीक्षा, बोले तो जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो भैया अगर आज आपसे पूछे कोई, आज क्वेश्चन आ जाए स्टेटमेंट बेस्ड, आज आपसे क्वेश्चन आ जाए, बच्चा एक ही बात होती है सुनील, कोई अंतर नहीं है। घोषणा एक ही बात है, डिक्लेरेशन। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा आज अगर क्वेश्चन आ जाए कि आर्टिकल 352 आपात की उद्घोषणा या राष्ट्रीय आपातकाल की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, कथन सत्य है या नहीं? आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सत्य है सर। पहले लिखा हुआ था, पुराने संविधान संशोधन में लिखा था कि नहीं की जा सकती, लेकिन बाद में इसे कर दिया गया कि की जा सकती है, क्योंकि मोरारजी देसाई चाहते थे इमरजेंसी का कोई मिसयूज ना करे। कोई गवर्नमेंट, जैसे इंदिरा गांधी एक बार कर चुकी थी 1975 में, इतिहास में कोई दोबारा ऐसी गलती ना दोहरा सके। तो मेरे साथियों, इसलिए उन्होंने इसके प्रावधानों को बड़ा टफ कर दिया कि अगर बेमतलब में इमरजेंसी लगा दोगे, कोई व्यक्ति कोर्ट में जाएगा और कोर्ट उसका रिव्यू करेगा और अगर उसे लगेगा कि हाँ इमरजेंसी बेमतलब में लगाई है, कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं हो रही, कोई युद्ध नहीं, कोई बाह्य आक्रमण नहीं, कोई सशस्त्र विद्रोह नहीं, इसे खत्म कर देगी, इसे तत्काल में खत्म कर देगा कोर्ट। क्लियर है? ये पॉइंट यहां से आया। और एक कोर्ट केस आया था, उसमें भी सेम डिसीजन दिया गया था। उस कोर्ट केस को कहते हैं मिनर्वा मिल्स। ठीक है, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। मिनर्वा मिल्स वर्सेस एक कोर्ट केस है बच्चे, जिसका नाम है मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, यूनियन ऑफ इंडिया। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। और इसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या आया था? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या आया था?
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या आया था, इसमें साफ कह दिया, इसमें साफ कह दिया कि मेरे साथियों, अगर अगर किसी बाह्य प्रभाव, मनमर्जी या विवेक शून्य तरीके से इमरजेंसी लगाई गई है, आपात की उद्घोषणा की गई है, तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी। यदि यदि बाह्य प्रभाव यानी किसी दूसरे देश के दबाव में, अमेरिका कह रहा है मोदी जी से, अरे इमरजेंसी लगा दो, इमरजेंसी, ऐसा कौन सा खराब चल रहा है भारत जो इमरजेंसी लगा दे भैया, है? यदि बाह्य प्रभाव, मनमर्जी को आप हठ धर्मिता भी कह सकते हो, हठ धर्मिता, मनमर्जी, हठ धर्मिता को ही क्या कहते हैं, मनमर्जी, या विवेक शून्य कि कोई गलत नहीं था, कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं हुई, बेमतलब में लगा रहे हो, विवेक शून्य तरीके से की गई आपात की उद्घोषणा की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, की न्यायिक समीक्षा बोले तो जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। बोलो भाई, बात समझ में है? आई बात समझ में? यानी कुल मिला के अगर आपसे पूछे कि जुडिशियल रिव्यू हो सकता है आर्टिकल 352 का, बिल्कुल हो सकता है। कोर्ट केस है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980, और साथ में संविधान संशोधन 44वां 1978 जो कि मोरारजी देसाई ने करवाया। क्लियर है? यानी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, क्या पता बिना किसी आधार के लगा दिया, कोई भारत में ऐसी गड़बड़ी नहीं चल रही थी, मस्त चल रहा था भारत, मन मर्जी से इमरजेंसी लगा दी है, तो भैया कैसे लग पाएगी? कोर्ट उसे हटवा देगा, पब्लिक जाएगी कोर्ट, और पब्लिक जैसे ही कोर्ट जैसे ही जुडिशियल रिव्यू करेगा, उसकी जांच पड़ताल करेगा, अगर उसे लगता है कि मन मर्जी, हठ धर्मिता या बिना किसी आधार के लगाई गई है, बेमतलब में लगाई गई है, तो उसे तुरंत खारिज कर देगा। बताइए, यहां तक की बातें क्लियर है तो बोलिए, समझ में आया? समझ में आया मेरे साथियों को? हाँ जी, बात क्लियर हुई? बोलेंगे? हाँ जी बच्चे, क्लियर है? हाँ जी, थम्स अप तो कर दो यार। क्लियर है? आगे बढ़े? चलिए, अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब एक बात सोचो, सर राष्ट्रपति जी आपात की उद्घोषणा कर देंगे, सर ये भी तो एक तरीके से कानून है भाई। आपातकाल लगा, मान लो राष्ट्रीय आपातकाल ही लग गया, किसने लगाया? सर राष्ट्रीय आपातकाल लगवा दिया, मंत्रिमंडल ने कहा कि आपातकाल लगा दो, और मंत्रिमंडल की सिफारिश पर प्रेसिडेंट ने ये इमरजेंसी ठोक दी, आर्टिकल 352 ठोक दिया। लेकिन सोच करके देखो मेरे बच्चे, ये भी तो एक तरीके का कानून है, और कानून कौन बनाती है हमारे यहाँ? सर हमारे यहाँ कानून तो बनाती है संसद। कौन बनाती है? सर संसद बनाती है। कौन बनाती है? संसद बनाती है। लेकिन अभी इसे किसने पास कर दिया? केवल किसने लगा दिया? राष्ट्रपति ने। संसद में 3 लोग होते हैं, लोकसभा और सर राज्यसभा, साथ में राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति जी ने तो लगाई दी, लेकिन सर लोकसभा राज्यसभा भी तो इसे पास करेंगी, यानी इसे संसद से पास होना भी तो पड़ेगा। सर इमरजेंसी से चुनाव नहीं होगा और ज्यादा शासन करने को मिलेगा, इसी कारण इंदिरा गांधी गुस्सा हो गई थी, उसने पूरे भारत पर गुस्सा निकाला, उसमें विपक्ष के नेताओं को जेल में डलवाया, नसबंदी प्रोग्राम चलाए गए थे, आपको पता है, हजारों लोगों को पकड़ करके जबरदस्ती उनकी वैसेक्टोमी
कराई गई थी, नसबंदी कराई गई थी। पिताजी वगैरह से पूछना, गांव में आते थे लोग टीम, तो बेटा गांव से मेल लोग भाग जाते थे, पुरुष लोग भाग जाते थे, फरार हो जाते थे, उन्हें पता था ये पकड़ पकड़ के ले आएंगे, नसबंदी करेंगे। ऐसा दौर था वो। उसने गुस्सा निकाल दिया था पूरे देश पर। हाई कोर्ट ने जैसे ही उस पर बैन लगाया, उसकी सदस्यता रद्द कर दी, उसने तुरंत ही आपातकाल लगा दिया, ले 1.5 साल के लिए पूरी मौज काट दी, है ना। तो मेरा कुल मिला के कहना है कि इमरजेंसी अभी प्रेसिडेंट ने लगा तो दी मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर, आर्टिकल 352, लेकिन ये भी तो एक तरीके का कानून है, और कानून तो संसद कर बनाती है। तो बच्चे, क्या इसे संसद से पास होना नहीं चाहिए? क्या इसे संसद से पास होना नहीं चाहिए? जी सर, बिल्कुल होना चाहिए। तो आ जाओ मेरे साथियों, आ जाओ मेरे साथियों, अब बात करते हैं आपात की उद्घोषणा को संसद का अनुमोदन। आपात की उद्घोषणा, वही आर्टिकल 352 पढ़ रहे हैं अभी हम। आपात की उद्घोषणा को, आपात की उद्घोषणा को संसदीय अनुमोदन, संसदीय अनुमोदन, आपात की उद्घोषणा को, आपात की उद्घोषणा को संसदीय अनुमोदन। संसदीय अनुमोदन का मतलब होता है संसद द्वारा पास करना, संसद द्वारा पास करना। और संसद में आपको पता होगा इसका मतलब होता है संसद द्वारा पारित, संसद द्वारा पारित। घोषणा तो राष्ट्रपति जी ने कर दी, लग गया इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लग तो गया, लेकिन मेरे साथियों इसको पास भी तो करना चाहिए संसद से। तो संसद से कितने समय में पास होता है? क्योंकि लोकसभा राज्यसभा भी तो संसद का हिस्सा है, अकेले राष्ट्रपति संसद थोड़ी है। राष्ट्रपति जी ने तो बस घोषणा कर दी, डिक्लेरेशन कर दिया कि लगा दो भैया नेशनल इमरजेंसी। मोदी जी और उनकी कैबिनेट ने जाकर के लिखित में कह दिया द्रौपदी मुर्मू जी से कि मैडम जी नेशनल इमरजेंसी लगवा दो। अब पूरा मंत्रिमंडल लिखित में कहेगा तो लगा दी, लेकिन ये एक तरीके से कानून है, और राष्ट्र कानून हमारे यहाँ संसद देखती है। अब राष्ट्रपति जी का तो इन्वॉल्वमेंट हो गया, वो तो राजी हो गए, लगा दिया, लेकिन लोकसभा राज्यसभा का क्या? उससे भी तो पारित कराओ। जी हाँ सर, पारित कराना है। तो पारित कितने समय में कराना होता है? पारित कितने समय में कराना होता है? तो यहां लिख लीजिएगा, आपात की उद्घोषणा होने पर, आपात की उद्घोषणा होने पर, उद्घोषणा होने पर, आपात की उद्घोषणा होने पर, होने पर संसद द्वारा, संसद द्वारा इसे 1 माह के भीतर, 1 माह के भीतर, कितने माह? 1 माह, 1 मंथ के भीतर, यानी मैक्सिमम 1 महीना है आपके पास, 1 मंथ के भीतर पारित किया जाता है, पारित किया जाता है। और अगर सर पारित नहीं हुआ, अगर सर पारित नहीं हुआ, पास नहीं हुआ, लोकसभा राज्यसभा ने मना कर दिया, हम नहीं कर रहे इसे पास, सब ठीक तो चल रहा है, हम क्यों करें पास? ठीक है, लोकसभा ने कर दिया, राज्यसभा ने मना कर दिया, या राज्यसभा ने कर दिया, लोकसभा ने मना कर दिया, भाई दोनों से पास होना चाहिए। किसी एक ने भी मना कर दिया, हो गया काम तमाम। ठीक, पारित किया जाता है। यदि, यदि पारित नहीं हुआ, पास नहीं हुआ, पारित नहीं हुआ, तो ऐसी घोषणा, ऐसी घोषणा तत्काल प्रभाव से, तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाती है, तत्काल प्रभाव से, तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाती है। तत्काल प्रभाव से क्या हो जाती है? तुरंत की तुरंत क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, हो जाती है। यानी 1 महीना है आपके पास, आपने इमरजेंसी लगा तो दी, मान लो मोदी कैबिनेट ने, भैया पाकिस्तान से युद्ध छिड़ गया खतरनाक, ठीक है, और ठंडा भी पड़ गया, ऑपरेशन सिंदूर हो गया, बात खत्म हो गई, और अब वो लगा दे नेशनल इमरजेंसी, पूरा कैबिनेट कह के, ठीक है। अब 1 महीना है, लोकसभा राज्यसभा से इसे पास कराओ, अगर नहीं करा पाए तो 1 महीने में ये खत्म हो जाएगा, 1 महीने में ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तत्काल प्रभाव से ये क्या हो जाएगी? उद्घोषणा खत्म हो जाएगी। एक पॉइंट यहां पर खास मिलेगा आपको, ये जो 1 महीने वाला पॉइंट है ना, ये भी मोरारजी देसाई की देन है। आप कहोगे सर मोरारजी देसाई क्या कर गया? बच्चे 44वां संविधान संशोधन इमरजेंसी को लेकर के कतई इंपोर्टेंट है, कतई। शुरुआत में मूल संविधान में ये समय 2 महीने था,
मूल संविधान में जो आपके बड़े बुजुर्ग जो संविधान बना के गए थे, ठीक है, जो बड़े बुजुर्ग संविधान बना के गए थे उसमें कितने महीने था? मूल संविधान में ये 2 महीने था, ये समय 2 महीने था, ये समय 2 महीने था। कितने महीने था? 2 महीने था। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन 1978 से इसे 1 मंथ कर दिया गया, इसे 1 मंथ कर दिया गया, इसे 1 मंथ कर दिया गया। ठीक है भाई, कितने मंथ कर दिया गया? 1 मंथ मेरे बच्चे कर दिया गया, 1 मंथ इसे कर दिया गया। शुरुआत में कितने महीने था मेरे साथी? 2 महीने था। मोरारजी देसाई बोले अरे अगर इमरजेंसी सही लगाई है तो पास तो 1 ही महीने में हो जाएगा, लोकसभा राज्यसभा रोकेंगी थोड़ी। अगर उन्हें लगेगा कि हाँ भाई इस समय देश में इमरजेंसी की जरूरत है, आर्टिकल 352 लगना चाहिए, तो वो रोकेंगी नहीं, वो पास कर देंगी। अगर जिसको पास करना है वो 1 ही महीने में कर देगा, नहीं करना है तो 2 महीने में भी नहीं करेगा। तो 2 महीने क्यों देने? 2 महीने क्यों देने? बेमतलब में इमरजेंसी लगी है तो 2 महीने क्यों देने? अगर पास करनी होगी, जेन्युइन रीजन होगा तो 1 महीने में भी हो जाएगी, 1 महीने में भी हो जाएगी। अगर नहीं करनी है तो 2 महीने क्या 4 महीने क्या, फिर तो नहीं करनी है। ये 2 महीने देने क्यों है फिर? तो इसीलिए 2 महीने की जगह वापस कितना कर दिया? 44वें संविधान संशोधन से 1 महीना कर दिया। कितने महीने? 1 महीने। यानी आज आपसे पूछे संसदीय अनुमोदन कितने महीने में लेना है, संसद से ऐसा प्रस्ताव कितने महीने में पास कराना है? 1 महीने में पास कराना है। कितने महीने में पास कराना है? 1 महीने में। बताओ बात क्लियर हुई? बताओ बात क्लियर हुई? ठीक है, बात क्लियर हुई? अब एक और पॉइंट आपको यहां पर बताता हूं, अब एक और पॉइंट मेरे बच्चे आपको यहां पर बताता हूं। ठीक, एक खास पॉइंट। अब संसद इसे पास करेगी, संसद इसे पारित करेगी। ठीक है, संसद द्वारा ये पारित होगा, लेकिन पारित करने के लिए कैसा बहुमत होना चाहिए? क्योंकि बहुमत भी तो 2 बताए थे मैंने आपको। पारित यानी कि कोई भी बिल पास करने के लिए 2 तरह के बहुमत चलते हैं। एक होता है साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी, जितने लोग आए हैं, जितने लोग वोट दे रहे हैं उसका 50% + 1। एक बताया था विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी, समझाई थी आपको कि उपस्थित मतदान करने वालों का 2/3, 2/3, और ये 2/3 वाली संख्या उस सदन के साधारण बहुमत से कम नहीं होनी चाहिए, उस सदन के साधारण बहुमत से कम नहीं होनी चाहिए। याद है कि नहीं है? थम्स अप कर दो, थम्स अप कर दो। तो मेरे बच्चे ये जो संसद पारित इसे करेगी, कैसे बहुमत से करेगी? याद रखना, संसद यह प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित करेगी। संसद यह प्रस्ताव, संसद यह प्रस्ताव, संसद यह प्रस्ताव विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत मैंने आपको पढ़ाया है, बताया है। ठीक है, विशेष बहुमत का मतलब होता है जितने भी लोग आए हैं, जितने भी लोग वोट डाल रहे हैं, उपस्थित मतदान वाले उनका 2/3 मिलना चाहिए, और ये सदस्य संख्या, ये सदस्य संख्या सदन के साधारण बहुमत से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि सदन के साधारण बहुमत से ज्यादा रहनी चाहिए। ठीक है, विशेष बहुमत से पास करेगी। अब मेरे बच्चे यहां भी मोरारजी देसाई है, यहां भी मोरारजी देसाई है। सर कैसे है? मेरे साथियों, पहले तो उसने समय कम कराया, 2 महीने की जगह 1 महीने कराया, और यहां पर जो ये विशेष बहुमत वाला पॉइंट है, यहां पर जो ये विशेष बहुमत वाला पॉइंट है, ये भी मेरे बच्चे मूल संविधान में साधारण बहुमत होता था। ठीक है, मूल संविधान में जो बड़े बुजुर्गों ने संविधान बनाया था, मूल संविधान में साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से ये प्रस्ताव, साधारण बहुमत से ये प्रस्ताव, ये प्रस्ताव पास किया जाता था, प्रस्ताव पास किया जाता था। लेकिन इसमें कर दिया बदलाव। मोरारजी देसाई बोले किसी भी तरह से कोई इसका मिसयूज ना करे, किसी भी तरह से कोई इसका मिसयूज करे ही ना। तो भैया मोरारजी देसाई ने इसे कब से जोड़ दिया? 44वें संविधान संशोधन 1978 से, 1978 से विशेष बहुमत से पारित, विशेष बहुमत कर दिया, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत कर दिया। ठीक है भाई, पहले साधारण बहुमत से पास होता था, पहले साधारण बहुमत से पास होता था, तभी तो इंदिरा गांधी ने 1975 में जो इमरजेंसी लगाई थी, इंदिरा गांधी ने 1975 में जो इमरजेंसी लगाई थी मेरे साथियों, वो इमरजेंसी कैसे लगा दी?
अकेले लगा दी जब मंत्रिमंडल शब्द था ही नहीं। मंत्रिमंडल शब्द, क्योंकि मंत्रिमंडल शब्द भी बाद में आया 1978 में कि भैया मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश होगी, सब लोगों के सिग्नेचर होंगे, तब राष्ट्रपति लगाएगा। तो अकेले कहने पे लगवा ली। अब पास भी कैसे करा ली? पास भी साधारण बहुमत से करा ली, संसद से साधारण बहुमत से, क्योंकि विशेष बहुमत इकट्ठा करना टेढ़ी खीर है। विशेष बहुमत इकट्ठा करना टेढ़ी खीर है। जितने लोग आए हैं, जितने वोट डाल रहे हैं, उसका 2/3 आपको मिलना चाहिए, और यह संख्या सदन के साधारण बहुमत से कम नहीं होनी चाहिए। तो विशेष बहुमत इकट्ठा करने में बेटा खोपड़ी के बाल सफेद हो जाते हैं। इसीलिए उसने बड़े आसानी से पास भी करवा ली थी संसद से, क्योंकि पहले साधारण बहुमत था, बाद में इसे विशेष बहुमत कर दिया, बताओ बात क्लियर हुई? ठीक है। गंगा सागर वर्मा जी, हिस्ट्री क्लास से मुझे कोई लेना देना नहीं होता। मैं अपना सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, और मैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूं बड़े दिल से, बड़ी मेहनत से, बड़ी ईमानदारी से पढ़ाता हूं। मुझे और किसी चीज को, कुछ भी सुनना किसी भी टॉपिक के लिए या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जानकारी मुझसे मत पूछा करो भाई, हाथ जोड़ के विनती है। ठीक है। सुनील कुमार कह रहे हैं मेरा ऊपर का कमेंट, अरे अब बोल ले भाई, अब बोल ले, क्या कह रहा है? ऊपर का कमेंट क्या कर दिया तुमने सुनील कुमार? ठीक है, चलिए। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए उसने सही किया था, नहीं तो उसकी सरकार जाने के बाद दोबारा मोरारजी के बाद आई। बच्चे ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मोरारजी के जाने बाद कांग्रेस इसी वजह से आई, ऐसा नहीं है। मोरारजी बेटा, कहते हैं ना, घड़ी में जो सुइयां हैं ये समय को दर्शाती हैं, और समय रिपीट करता है। देखो अभी कितने बज रहे हैं? 2 बजने वाले हैं। क्या कल नहीं बजेंगे? वापस बजेंगे। 4 भी बजेंगे, 5 भी बजेंगे, 12 भी बजेंगे, 11 भी बजेंगे। तो बच्चे ये घड़ी का चक्र ही चलता है। जो टाइम कांग्रेस का था उस समय, बाकी सारी पार्टियां छुटकी थी, जैसे आज स्थिति है। आज बीजेपी ने ऐसी हालत कर रखी है जैसे किसी समय पर कांग्रेस ने कर रखी थी। कांग्रेस सभी जगह थी, बाकी छोटी पार्टियां, इस समय बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, बाकी सब छोटी पार्टियां। जैसे बीजेपी को हराने के लिए आज महागठबंधन होता है, उस समय कांग्रेस को हराने के लिए होता था। और जब गठबंधन की सरकारें बनती हैं, जैसे मोरारजी देसाई की बनी थी, तो गठबंधन की सरकारें चल नहीं पाती। क्यों नहीं चल पाती? क्योंकि हर व्यक्ति सपोर्ट में इसलिए आता है, वो कहता है मुझे कौन सा मंत्री बनाओगे, मुझे गृह मंत्री बनना है तभी सपोर्ट दूंगा। वो कहता है मुझे कौन सा मंत्री बनाओगे, मुझे रक्षा मंत्री बनना है तभी सपोर्ट दूंगा। तो बच्चे, सबकी महत्वाकांक्षा होती है, सब मंत्री पद चाहते हैं, और बड़े बड़े मंत्री पद चाहते हैं जिनमें पावर हो, पैसा हो। अब अगर किसी को आप संतुष्ट नहीं कर पाए, वो तुरंत कह देता है मैं अपना समर्थन वापस ले रहा हूं, धड़ाम सरकार गिर गई। इसीलिए मोरारजी देसाई की सरकार गिरी, इसीलिए चौधरी चरण सिंह की सरकार गिरी, और वापस से कांग्रेस आई। और ये वही समय आप इस समय देख रहे हो। मोदी जी बीजेपी गवर्नमेंट को हराने के लिए सारे के सारे एक हो गए हैं। भले ही वो इस समय एक बार मोदी जी को हरा भी लें, लेकिन उनकी सरकार चल नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि सब चाहेंगे मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं बनूंगा। चलो, प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन गया, ठीक। अब राहुल गांधी बन गया तो और चाहेंगे मैं रक्षा मंत्री बनूंगा, नहीं रक्षा मंत्री मैं बनूंगा, वित्त मंत्री मैं बनूंगा। वो बोलेगा नहीं हमारा बनेगा वित्त मंत्री। तो भैया ऐसे करके तो हो गई बंड। ऐसी सरकारें चल नहीं पाती, गठबंधन की सरकारें चल नहीं पाती। महागठबंधन जिसमें बहुत सारी पार्टियां हों, तो उस समय कांग्रेस को हराने के लिए ऐसा हो रहा था, आज बीजेपी को हराने के लिए। ठीक है, तो यहां तक की बातों में कोई दिक्कत समस्या किसी को नहीं होगी। इस आपात की उद्घोषणा को मैं कंटिन्यू कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। लेकिन मेरे बच्चे, एक सूचना आपके लिए, शायद मंडे को मेरी क्लास ना हो, क्योंकि मंडे को मैं अवेलेबल नहीं हूं, ट्यूसडे को क्लास होगी। ठीक है शरीफ भाई, विशेष बहुमत के नीचे वाला समझा दो। विशेष बहुमत के नीचे वाला कुछ है ही नहीं, विशेष बहुमत के नीचे तो खाली है। और विशेष बहुमत समझना है तो एकात्मक वाली क्लास देख, पूरी क्लास में समझाया था विशेष और साधारण बहुमत। ठीक है, मैंने कहा था उपस्थित मतदान देने वालों का 2/3 मिलना चाहिए, और वो संख्या सदन के साधारण बहुमत से कम नहीं होनी चाहिए। मेरी एक एक क्लास बड़ी कीमती होती है, जिसने नहीं देखी पुराने कंसेप्ट को मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। ठीक है, चलिए अवध सिंह जी शुरू हो जाएगी मूल विधि, परेशान ना हो, इसे चलने दो, पहले चलने दो। 16-18 नंबर यही दे देगी आपको आपके यूपीएसआई वाले एग्जामों में। ठीक है, यही दे देगी मूल विधि। 6-7-8 क्वेश्चन देगी ज्यादा से ज्यादा, ये 16 से 18 देगी। अगर सामान्य पॉलिटी आपने पढ़ रखी है और आप उसे सोच के कर रहे होगे कि 16-18 क्वेश्चन तो मैं वहीं से ले आऊंगा, मेरे बच्चे 6 नहीं ला पाओगे उस पॉलिटी को पढ़ के। 16-18 छोड़ो, उस पॉलिटी से 6 नहीं आएंगे, 16-18 तो बहुत दूर की बात है। क्लियर है? चलिए, तो बहुत बढ़िया, मुलाकात करते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।